तो आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास 12th की चैप्टर नंबर 1 की पॉलिटिकल साइंस की थर्ड क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने जो पेज नंबर आप सभी के 11 से पहले यानी 10 पेज नंबर तक हमने जो भी है वो पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका रिकैप कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से तनाव और संघर्ष और तनाव के बारे में यहाँ से पढ़ना हम शुरू करेंगे। अब यहाँ पर तनाव और संघर्ष का मतलब क्या है, देखो इस चैप्टर में अब तक आप ये पढ़ चुके हो कि सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के विघटन के बाद बहुत सारे परिणाम भी निकले। तो जब सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया, उसके परिणाम भी निकल गए सोवियत संघ के विघटन के, तो आपको अब पता चलेगा कि उसके बाद क्या हो रहा है। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया। भाई कई गणराज्य जो सोवियत संघ के साथ मिले हुए थे वो उससे अलग हो गए। कई देश आपने देखा यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। कई देश ऐसे हैं जो पहले सोवियत संघ यानी रूस का सपोर्ट में रहते थे, तो अब भाई वो रूस के सपोर्ट में नहीं है। कई लोग नाटो के भी मेंबर बन गए। कई लोग ऐसे भी थे जो रूस का सपोर्ट कर रहे थे रूस से अलग होने के बाद भी। देखो 3 तरीके के देशों की श्रेणी बन गई सोवियत संघ के विघटन के बाद। कुछ नाटो में शामिल हो गए, कुछ जो है यूरोपियन यूनियन बन गए, कुछ ऐसे भी थे जो दोनों में शामिल हो गए, और कुछ ऐसे थे जो सोवियत संघ से अलग तो हो गए लेकिन अभी भी रूस के ही सपोर्ट में नहीं, सोवियत संघ के ही सपोर्ट में थे। कई देश ऐसे थे। तो यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पूर्व सोवियत संघ यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे गणराज्य हैं जहाँ पर गृह युद्ध और बगावत चल रही है, यानी उन देशों में आज भी लड़ाई झगड़े हो ही रहे हैं। सोवियत संघ का विघटन हो गया, नए देश बन गए, लेकिन तब भी वहां पर शांति स्थापित नहीं हुई। तो रूस के ऐसे ही 2 गणराज्य पेपर में आता है कि उन जगहों के नाम बताइए जो सोवियत संघ के, यानी उन 2 रूस के गणराज्यों के नाम बताइए जो सोवियत संघ के अंदर थे लेकिन आज़ादी के बाद भी यहाँ पर क्या है, तनाव हो रहा है, हिंसक आंदोलन चल रहे हैं। तो उन 2 जगहों का नाम है, पहला चेचन्या और दूसरा दाजिकिस्तान। ये पिछले साल भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और उससे पिछले साल भी। ये इंपॉर्टेंट है, अब की बार भी क्या पता पेपर में आ जाए। अब देखो यहाँ पर बताया गया है मास्को। मास्को क्या है, रूस की राजधानी के नाम है। रूस की राजधानी, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, वैसे रूस की जो राजधानी है उसका नाम मास्को है। यहाँ पर बताया कि भाई मास्को ने चेचन विद्रोह से निपटने के लिए जो तरीके अपनाए, जिस गैर जिम्मेदार तरीके से बमबारी की, उसमें मानव अधिकार का उल्लंघन मिलता है। अब यहाँ पर रूस की सरकार ने रिक्वेस्ट करी, रूस की सरकार मतलब मास्को से रिक्वेस्ट हुई कि भाई आप लड़ाई झगड़े मत करो, ठीक है, लेकिन चेचन्या और ताजिकिस्तान में लोग माने नहीं। तो भाई इसने अंत में क्या कर दिया, अपने ही लोगों में, अगर तुमने नहीं किया ना अब लड़ाई झगड़े बंद तो हम बम गिर देंगे, इन्होंने अपने लोगों पे ही बम गिर दिए। इस वजह से ये कहते जो इन्होंने तरीका अपनाया है ना, ये गैर जिम्मेदार तरीका है। गैर जिम्मेदार तरीके का मतलब है कि ये तरीका इनका सही नहीं है, इन्होंने जो तरीका अपनाया बिल्कुल ठीक नहीं था। इसके बाद में मध्य एशिया में देखो रूस का आएगा, तो रूस का जब बोलेगा रूस में कौन कौन से गणराज्य हैं या कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो चेचन्या और दागिस्तान। जब मध्य एशिया में कहेगा तो मध्य एशिया में तजाकिस्तान। 10 वर्षों तक युद्ध चल रहा है। अब पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मध्य एशिया का वह देश बताइए, एमसीक्यू में आया था ये पिछले साल कि ये प्री बोर्ड में आया था, ये वाला क्वेश्चन प्री बोर्ड में, कि मध्य एशिया में वह देश बताइए जहां पर 10 साल तक जो है गृह युद्ध की चपेट में रहा वो देश, यानी 2001 तक, वो 1991 से लेकर 2001 तक 10 सालों तक गृह युद्ध होते रहे। गृह युद्ध का मतलब होता है देश के अंदर ही जब एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ रहा है। जैसे भारत के अंदर 2 तरीके के समुदाय हो गए, एक हिंदू और मुस्लिम, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो ये गृह युद्ध हो रहा है, आपस में ही सिविल वॉर चल रहा है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक संघर्ष भी चल रहे हैं। अब इसके बाद में एक अलग से पॉइंट बनेगा, ये अलग से क्वेश्चन बनेगा, अजरबैजान एक प्रांत है ना, अजरबैजान और अर्मेनिया ये दोनों देश भी आपस में लड़ते रहता है, ये भी ध्यान रखना। अर्मेनिया, ये दोनों कहाँ के, जॉर्जिया के 2 प्रांत थे, जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्र होना चाहते थे और ये युद्ध लड़ रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन और किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में जो शासन व्यवस्था है उसको हटाने के लिए आंदोलन चल रहे हैं, तो ये भी याद रखना है। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया, यहाँ पर भी आंदोलन हो रहे हैं। क्यों आंदोलन हो रहे हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पर जो मौजूदा सरकार है उसको क्या किया जा सके, हटाया जा सके। इसके अलावा देखो नीचे यहाँ पर आएगा पेपर में क्वेश्चन, एक यहाँ पर आता है कि भाई मध्य एशियाई गणराज्य है जिसे हाइड्रोकार्बनिक यानी पेट्रोलियम जहाँ पाया जाता है अरब कंट्रीज में, मध्य एशियाई कंट्री मतलब अरब कंट्री में जहाँ पर पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं, इन गणराज्यों में भी काफ़ी लाभ हुआ है। और इन देशों ने जो है तेल निकालने के लिए, इन देशों में देखो अमेरिका और जो विकसित देश है ना, ये कभी भी इन देशों में अच्छी सरकार आने नहीं देते,
और वो क्या करते हैं, यहाँ पर आतंकवादी हमले करवा देते हैं, लड़ाई झगड़े आपस में करवा देते हैं, और फिर पूरी दुनिया में दिखाते हैं देखो ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, मैं अपनी सेना इसलिए यहाँ भेज रहा हूँ ताकि इन लोगों के बीच में शांति बनाई जा सके। अमेरिका ही उस लड़ाई झगड़े को करवा रहा है, और अमेरिका ही कल को शांति सेना भेजता है, कहता है देखो मैं इसका क्या करवा रहा हूँ, शांति करवा रहा हूँ। और शांति क्यों करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैं शांति इसलिए करवा रहा हूँ ताकि यहाँ पे पीसफुल बने रहे। अब अमेरिका की आर्मी आ गई उस जगह पर, अब अमेरिका क्या करेगा, एक तरफ तो उसकी आर्मी है और उधर दूसरी तरफ से वो पेट्रोल निकालेगा। अब जो बीच में आएगा अमेरिका की आर्मी उसको मार देगी, कहेगी ये देखो ये हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा था, हम तो शांति सुरक्षा। और लेकिन वो अपनी आर्मी वहां पर क्यों बना रहे हैं, वहां पर आर्मी इसलिए रखते हैं ताकि वो वहां के प्राकृतिक संसाधनों को क्या कर सके, यूज कर सके। यह क्षेत्र रूस, चीन, अफगानिस्तान से सटा हुआ है, और सितंबर 2001 की घटना के बाद में अमेरिका ने यहाँ पर सैनिक ठिकाने बनाना चाहता था। देखो मैंने बताया ना, अभी 2001 में क्या हुआ था, 2001 में अमेरिका ने ना क्या किया, यहाँ पर पेट्रोलियम जितना पाया जाता है उसको हथियाने की कोशिश करी। अमेरिका के पास भाई बहुत पैसा है, बहुत पावर है, अगर तुम उससे उलझने की कोशिश करोगे पूरे देश को तबाह कर देगा। अभी मैं आपको बता दूं, आपको आपने सुना होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, तो मैंने बताया था बांग्लादेश जो है उसकी जो राष्ट्र प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री शेख हसीना, उसको उसको कहा गया कि भाई आप 15-20 मिनट आप यहाँ से छोड़ दो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये कह दिया, और वो फटाफट फटाफट वहां से भाग गई। इसका रीजन पता है क्या था, ये ऐसा क्यों हुआ? उससे कुछ समय पहले अमेरिका ने जो है बांग्लादेश को कहा था, मैं आपको एक्चुअल में बताऊं, कि हमें ना आपका एक बंदरगाह चाहिए। ये बंदरगाह इसलिए चाहिए ताकि जो चीन है ना, चीन की ताकत बढ़ रही है, उस जगह पर चीन की ताकत को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। बांग्लादेश ने मना कर दिया, कहा तुम्हारी लड़ाई झगड़ों की वजह से मेरा देश बर्बाद हो जाएगा, मैं ना तो तुम्हें दूंगी ना उसको दूंगी। अमेरिका इस बात से बहुत गुस्सा हो गया, अमेरिका ने वहां पर उसकी देश में आपस में लोगों को लड़वा दिया, गृह युद्ध करवा दिए आपस में, और जगह जगह विरोध हो गया, और वहां के जो लोग थे ना फिर धीरे धीरे पूरी सरकार के खिलाफ ही हो गए। अमेरिका ऐसा करवाता है हर देशों में, और बाद में फिर अपनी आर्मी भेज देता है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होता है, फिर बाद में वो अपना उस पूरे क्षेत्र पर कंट्रोल कर लेता है। अब पूरी दुनिया में उसके पास इतनी पावर है कि कोई और उसको लड़ता ही नहीं सीधा, क्यों? क्योंकि परमाणु बम है, आप उससे लड़ोगे उसके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं कि कल को तुम अपनी परमाणु उस पर फेंकोगे भी ना तो वो उस परमाणु को ऊपर भी डिफ्यूज कर देगा, ऊपर ही खत्म कर देगा, आयरन रोम वगैरह ऐसे हथियारों से। लेकिन उसका हथियार इतनी खतरनाक है कि तुम्हारे देश को पूरा मैप से मिटा देगा, पूरी दुनिया से मिटा देगा। इसीलिए कोई उससे उलझना नहीं चाहता, चीन से, अमेरिका से। इसके अलावा देखो यूरोप में भी दो जगह हैं, चेकोस्लोवाकिया, पहले मैंने बताया था आपको, पूर्वी यूरोप में एक देश हुआ करता था जिसका नाम था चेकोस्लोवाकिया। अब यहाँ पर भी क्या हुए, आंदोलन हुए, हाँ आंदोलन हुए, चेक अलग हो गया है, चेक गणराज्य अलग बन गया है और स्लोवाकिया अलग, दो देश बन गए। पहले ही एक ही देश था, जैसे भारत और पाकिस्तान पहले एक ही थे, हिंदुस्तान, अब भारत अलग बन गया और पाकिस्तान अलग बन गया। ऐसे ही यूगोस्लोवाकिया जो है ना, यूगोस्लोवाकिया में भी आंदोलन हुआ, और वहां पर क्या गया कि वहां पर कई जगह टूट गई, जैसे बोस्निया नाम की जगह थी ना, हार्जेगोविन नाम की जगह है, स्लोवानिया है, क्रोशिया है, ये भी अपने छोटे छोटे नए देश बना चुके हैं। पहले ये सारे के सारे देश जो थे वो यूगोस्लोवाकिया में ही आते थे, अभी छोटे छोटे देशों में बढ़ गए। यूगोस्लोवाकिया में बमबारी हुई और बहुत ज्यादा, मतलब ये कुछ बातें बताई गई है कि ये वो देश हैं जो सोवियत संघ से अलग हुए, और उसके बाद इन देशों में शांति नहीं हुई, यहाँ पर भी लड़ाई झगड़े होते ही रहे। ठीक है भाई, अब यहाँ से लास्ट और फाइनल इस चैप्टर का क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और ये 6 नंबर में आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या आएगा, भारत और रूस के या सोवियत संघ के संबंध बताइए, क्वेश्चन सिंपल ही बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इसके 4 तरीके के संबंध है। पहला आर्थिक संबंध, दूसरा राजनीतिक संबंध, तीसरे संबंध की बात करें तो सैन्य संबंध, चौथे संबंध की बात करें तो सैनिक संबंध। ये इसके कुछ संबंध है। 4 तरीके के संबंध है, तो सीधी सिंपल सी बात है, ये 4 पॉइंट बनेंगे, और लेकिन इनके अंदर भी छोटे छोटे पॉइंट बनेंगे। ठीक है, जैसे कई बार पेपर में ऐसे ही बोल देता है कि सोवियत संघ और या रूस, सोवियत संघ का नाम लेगा या तो रूस का नाम लेगा, और भारत के आर्थिक संबंध बताओ, तो उस जगह हम ये वाले नहीं लिख सकते, वाले लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, हमें आर्थिक संबंधी बताने होंगे। तो इस तरीके से 2 नंबर का क्वेश्चन बना देगा। कई बार ये 4 नंबर का बनाएगा, बोलेगा सोवियत संघ का आर्थिक और राजनीतिक संबंध बताओ, तो उसमें फिर वो 4 नंबर का क्वेश्चन बना देगा, और जब सारा ही पूछेगा तो वो पूरा 6 नंबर का आपका बनाएगा क्वेश्चन। तो भाई संबंध क्या क्या है, सबसे पहली बात, भाई सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में ऐसे समय में मदद करी जब कोई भी मदद नहीं कर रहा था, यानी हमारे पास आर्थिक कर्ज इतना ज्यादा था और कोई दुनिया का देश हमारी मदद नहीं कर रहा था, लेकिन सोवियत संघ ने हमारी क्या करी, मदद करी। एक तो इससे बोलते हैं हमारे संबंध अच्छे हैं।
दूसरा, आज भी कुछ उद्योग हैं, उद्योग फैक्ट्री जो चलते तो भारत में है, लेकिन उसे हेल्प कौन करता है चलाने में, टेक्नोलॉजी कौन देता है, तो वो रूस देता है, जैसे भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम। ठीक है भाई, ये 3 कारखाने हैं जहां पर हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी बनती है, और इनका तकनीकी सहायता यानी टेक्नोलॉजी जो भी इसमें यूज होती है इस कंपनी में, वो आज भी रूस ही हमें हेल्प करता है। तीसरी बात, भारत की जब विदेशी मुद्रा में कमी थी, देखो इंटरनेशनल व्यापार करना हो ना आपको, तो आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो गोल्ड दो, और कोई भी देश गोल्ड नहीं देता क्योंकि गोल्ड की वैल्यू आने वाले टाइम पे बढ़ जाती है, गोल्ड कोई नहीं देता, या फिर डॉलर, या फिर आपका यूरो, ये सब में व्यापार होता है ज़्यादातर, तो या तो डॉलर लो या तो यूरो लो। लेकिन क्या दिक्कत है कि हमारे पास डॉलर और यूरो था ही नहीं, तो हम क्या व्यापार नहीं करेंगे, तो रूस ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, आप अपना रुपया ही दे दो हमें, आज पैसे नहीं है ना आपके पास, जब तक के लिए मुझे क्या कर दो आप अपना, जब आपके पास डॉलर हो या और चीजें हो तो मेरे को आप क्या करना, वो पैसे। तो मतलब जब भारत की विदेशी मुद्रा में कमी थी, उसमें सोवियत संघ ने रुपये के माध्यम से हमसे क्या किया, व्यापार किया। तो ये 3 पॉइंट है, इसके याद रखना। पहला पॉइंट मैंने बताया कि ऐसे समय में हमारी मदद करी जब हमें मदद मिलना मुश्किल था। दूसरा पॉइंट, आज भी 3 प्रकार के उद्योग हैं, बोकारो, भिलाई और इस विशाखापट्टनम, ये 3 है, भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम। ये तीनों उद्योग में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है वो आज भी अमेरिका में उसका सपोर्ट करता है। तीसरी बात, 3rd नंबर पे बात है, जो भारत का विदेशी मुद्रा है यार है, वो जब कम हो गया था तो उसमें उस पैसे में हमारी मदद किसने करी थी, पैसों में हमारी मदद किसने करी थी, आपको ध्यान रखना है, हमारी मदद रूस ने करी थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राजनीतिक संबंध। कौन सा पॉइंट है बेटा, राजनीतिक संबंध, ध्यान से सुना है। अब राजनीतिक संबंध की बात करेंगे तो देखो 1971 में हमारा पाकिस्तान से एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में पाकिस्तान की मदद कर रहा था अमेरिका, यूएसए कुल, और हमारी मदद उसी समय रूस कर रहा था, यानी यूएसएसआर हमारी मदद कर रहा था। तो इस बात से पता चलता है 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारत की मदद करी। दूसरी बात देखो, कश्मीर का मुद्दा ना, आज मैंने आपको बता रखा है, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है उसका काफी हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास में है। यदि आप इस मैप को देखेंगे तो आप देखोगे ये हिस्सा जो ग्रीन कलर का कटा हुआ दिख रहा है आपको, ये हमारे पास नहीं है, हमारे पास केवल ये वाला हिस्सा है, ओनली ये वाला कश्मीर का, हम दिखा चाहे कितना भी ले, ये हमारे पास है ही नहीं, ये पाकिस्तान के पास है इतना कश्मीर। आप बोलोगे भैया आधा कश्मीर तो हमारे पास है ही नहीं, फिर हम दिखाते हैं, ये ग्रीन कलर का जो पार्ट देख रहे हो आप कहोगे कि ये तो हमारे पास है ही नहीं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिसे LOC बोलते हैं, ये बॉर्डर है हमारा जो पाकिस्तान के साथ है। ये 1900 से हमारे पास पूरा था कश्मीर, यहाँ से लेकर यहाँ तक था, लेकिन जब राजा हरि सिंह ने हमसे संधि करी तो पाकिस्तान इतना कश्मीर कब्जा चुका था, ये पाकिस्तान के पास पूरा हिस्सा है। तो अब ये मुद्दा कहाँ पर है, और देखो ये वाला हिस्सा जो रेड कलर का देख रहे हो ये ऑक्साई चीन का है, ये चीन के पास है, और ये हिस्सा ऐसा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये युद्ध में कब्जाई हुई हिस्से, ये मतलब ये जो जितने रेड कलर के पार्ट देख रहे हो ये चाइना के पास है, और जितने ग्रीन कलर के पार्ट देख रहे हो किसके पास, पाकिस्तान। तो नाउ यहाँ पर ये जो कश्मीर का मुद्दा हमारे पास, जो कश्मीर का हिस्सा नहीं है, इसका केस चल रहा है। क्या चल रहा है, केस कहाँ चल रहा है भैया, UNO की न्यायालय में। अभी UNO के न्यायालय में, क्योंकि कोई भी मुद्दा अगर किसी भी क्षेत्र की शांति शांति और सुरक्षा, अगर इससे जुड़ा हुआ मुद्दा होता है ना बेटा, अगर किसी भी क्षेत्र का शांति और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है, जो सुरक्षा परिषद है, इसके 5 मेंबर को वीटो पावर भी प्राप्त है, वो सबसे पहले डिसीजन लेते हैं। कहता है अगर वो 5 देश जिसकी हेल्प करेंगे, वो जिसका सपोर्ट करेंगे, वो फैसला उसी के फेवर में होगा। तो कश्मीर मामला जब भी यहाँ पर जाता है या कभी भी इसकी बात होती है तो रूस ही हमारा एक ऐसा दोस्त है जो कहता है कि कश्मीर भारत को मिलना चाहिए, और इसी वजह से कश्मीर आज तक पाकिस्तान को नहीं मिला, नहीं तो कब का पाकिस्तान को मिल चुका होता पूरा कश्मीर। तो बताओ कितना अच्छा संबंध हमारे इससे हुए। तो जब भी UNO के अंदर संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठता है तो भारत का हमेशा वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसके अलावा भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति में काफी सपोर्ट किया है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को, जैसे अभी तुम देख रहे हो एक तो रूस का युद्ध चल रहा है वर्तमान समय में, देखो भाई इधर बोर्ड पे ध्यान हो, मन नहीं बोलो मत, एक तो रूस का युद्ध चल रहा है और दूसरा यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, चल रहा है ना इन दोनों देश का युद्ध। हाँ, अब अमेरिका, अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, अभी भारत है, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं फिलहाल पोलैंड गए हुए, पोलैंड, अगर आप न्यूज सुनते होगे तो पोलैंड से पहले वो रूस गए थे, ठीक है, रूस गए थे,
अब फिर वो अब यूक्रेन भी जाएंगे आने वाले टाइम पे, मैं आपको बता दूं, अभी गए नहीं है, जाएंगे, अभी ऐसी न्यूज़ आ रही है। तो भारत जब गया वहां पर तो दुनिया के बहुत सारे देश ये अनुमान लगा रहे थे कि वो रूस को ये कहे भाई आप युद्ध रोक दो, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं कहा। भारत ने कहा भाई देखो हर एक देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है और युद्ध के मैदान में कभी भी शांति नहीं होती। अगर आपको सच में ही शांति करनी है तो आप युद्ध के मैदान से बाहर आके बात करो, चाहे रूस की बात करें या यूक्रेन की बात करें। और रही दुनिया की शांति की बात, तो युद्ध युद्ध जो है उससे कहीं पर भी शांति नहीं होती। तो भारत किसी युद्ध का सपोर्ट नहीं करता और भारत किसी युद्ध का खंडन भी नहीं करता। भारत कहता है ये आपका निजी मामला है, आप खुद देखो, हमें इससे कोई लेना देना। ठीक है भाई, यहाँ पर सैन्य संबंध की बात करेंगे, रूस और भारत के सैनिक संबंध। तो भाई सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है कि भाई 1971 के युद्ध में, आप ये वाला 1971 वाला पॉइंट सैनिक वाले में भी लिख सकते हो। 1971 का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, तो भारत की मदद किसने करी? रूस ने। आज भी भारत जो अपने हथियार खरीदता है ना, तो दो देश हैं सबसे ज्यादा जिनसे हथियार खरीदता है, एक है आपका इजराइल, दूसरा है रूस और तीसरे नंबर पे आपका फ्रांस। ये तीन देश ऐसे हैं जो भारत को सबसे ज्यादा हथियार देते हैं और कहते हैं कि हमसे हथियार खरीदो, या देते भी हैं। तो सैनिक टेक्नोलॉजी वहां से मिलती है। अभी आपको मैं बताऊं, आपने शायद सुना भी होगा कि नहीं, आपको मैं लेटेस्ट बातें बता रहा हूँ। एक हमारा जैसे गगनयान मिशन चलने वाला है, होने वाला है आने वाले टाइम पे। गगनयान मिशन में क्या होगा कि स्पेस में भाई इंडिया के जो जो स्पेस में अंतरिक्ष में जो जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट वो जाएंगे भी और वापस आएंगे भी भारत का, और ये भारत भेजेगा। तो इसके लिए जो इसकी ट्रेनिंग हुई है ना, इसकी ट्रेनिंग के लिए 4 लोगों को रूस भेजा गया था, रूस। इसमें से 2 बंदों को सिलेक्ट किया है 4 में से। अब 2 में से भी, इन दोनों बंदों को अब अमेरिका भेजा जाएगा, अमेरिका, अमेरिका की नासा, वहां पर, हाँ नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। तो भारत की स्पेस एजेंसी नाम है उसका इसरो, इसरो नाम है, वैसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। ये जो नासा है ना, ये क्या करती है, ये अब हमारे उन लोगों को ट्रेनिंग देगी, क्योंकि अमेरिका के तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले स्पेस में जा चुके हैं। तो कैसी कंडीशन हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि चल भाई दूसरा सैटेलाइट भेजते हैं और उसकी मदद कर लेंगे। हाँ कोई दिक्कत हुई तो बंदा मर ही जाएगा, ये समझ लो, चला ही जाएगा। ऐसे में देखो, आप देख रहे हो रूस में जाकर हमारे जो अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो भाई पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? पाकिस्तान से संबंध खराब है। रूस क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनसे संबंध अच्छे हैं। अभी आपको मैंने बताया कि अभी रूस के राष्ट्रपति से भी मिले थे, हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे। तो सोवियत संघ ने भारत के कई समझौते हैं, भारत के, जैसे भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है, वहां की हमारी विदेश यात्राएं होती रहती है। कई बार हमारी सेना, यानी भारत की सेना और रूस की सेना एक साथ युद्ध की प्रैक्टिस करती है, अभ्यास करती है। इससे भी पता चलता है कि हमारे उसके संबंध अच्छे हैं। अगला चौथे नंबर पे आता है सांस्कृतिक संबंध। भारत की हिंदी फिल्में, भारत का कल्चर रूस में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और भारत के लोगों को भी, जो रूस के लोग हैं वो बहुत पसंद है। ठीक है, इसके साथ साथ बड़ी संख्या में भारत के लेखकों ने, कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की है। इन दोनों तीनों बातों की वजह से हम कह सकते हैं कि भारत और रूस के जो ये सारे के सारे संबंध थे। अब यहाँ पर भारत और रूस के संबंध और अच्छे कैसे बनाए जा सकते हैं, ये आपसे लॉजिकली सवाल पूछा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे भारत के और सोवियत संघ के संबंध कैसे अच्छे बनाए जा सकते हैं, तो भारत और सोवियत संघ के संबंध, भाई हम क्या करेंगे, हम उनके बीच में व्यापार बढ़ा देते हैं। हम इनके बीच में व्यापार के साथ साथ सैनिक जो संबंध है हमारे, जैसे हम हथियार खरीदते हैं कहीं और से, हम वहां से ना खरीद के सैनिक संबंध इनसे हथियार खरीदें। हमारा जो युद्ध अभ्यास होता है उनसे युद्ध अभ्यास करें। हमारे जो राजनेता हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, राजनीतिक संबंध हम अच्छे बना सकते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रूस की बात होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जब रूस और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था, ठीक है, यूक्रेन का, तो यूक्रेन के और रूस के वॉर को रुकवाने के लिए ना बात चल रही थी यूएनओ के अंदर, भाई युद्ध रुकवाओ, रूस तो बड़ा बेकार है, वो इस पे हमला करके इसे तबाह करने की कोशिश कर रहा है ना। यूएनओ के अंदर ये बात चल रही थी और ये सुरक्षा परिषद में बात हुई। लेकिन सुरक्षा परिषद में मैंने बताया 5 सदस्य ऐसे हैं सुरक्षा परिषद में जिनको वीटो पावर है, और इसमें कौन? रूस भी है खुद। तो रूस अपनी वीटो लगा देता है, और आपको पता है अगर एक देश ने भी वीटो लगा दी तो फैसला नहीं होगा। तो रूस ने लगा दिया वीटो कि भाई इस पे हमला नहीं, मतलब मुझ पे हमला नहीं होना चाहिए, तो मतलब नहीं हुआ। नहीं तो अगर रूस ने ये बात नहीं की होती ना कि मुझ पे हमला मत करो, अब तक अमेरिका और विश्व के बहुत सारे देश इस पे हमला भी कर चुके होते और
इसे पूरी तरीके से तबाह भी कर चुका है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा चैप्टर है कंप्लीट। अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अपने वीडियो। यूएनओ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। कई बार इसके लिए राष्ट्र संघ शब्द भी इस्तेमाल हो जाता है, कई बार यूएनओ को यूएन भी ही कहते हैं, तो ये भी याद रखना।